हम लोग आज इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है और कौन कौन सा फॉर्म होता है इनकम टैक्स में और हम लोग क्यों फाइल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग व्हाट इज आईटीआर। तो आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न इज अ फॉर्म इन विच द टैक्स पेयर फाइल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इनकम अर्नड एंड टैक्स एप्लीकेबल टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब होता है कि पूरे फिनेंशियल ईयर में हम लोग का जो फिनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है, राइट, जिसको हम लोग फिनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो उस फिनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग कोई कंपनी का हो, इंडिविजुअल का हो, एचयूएफ का हो, पार्टनरशिप फार्म का हो, एनजीओ का हो, जो भी इनकम अर्न करते हैं या फिर लॉस भी अगर हुआ है तो भी हम लोग को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है और डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ता है कि भैया हम लोग का या तो लॉस हुआ है या इनकम हुआ है। उसको हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शो करके फाइल करते हैं। ठीक है, अब मेनली होता क्या है, डिपार्टमेंट ने 7 फॉर्म टोटल निकाला है इनकम टैक्स के लिए। एक होता है ITR 1, सेकेंड है ITR 2, थर्ड है ITR 3, फोर्थ है ITR 4 और फिफ्थ है ITR 5 और सिक्स है ITR 6 और लास्ट वन है ITR 7। ठीक है, चलो ये तो मेरा फॉर्म हो गया। अब फॉर्म के रिगार्डिंग अब डिटेल में पढ़ते हैं कि आईटीआर जितना जो एप्लीकेबल है हम लोग का फॉर्म, कौन सा आईटीआर किसके लिए एप्लीकेबल है। अब जैसे कि आईटीआर 1 को हम लोग सहज भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिटर्न इनके लिए होता है जो एक रेसिडेंशियल पर्सन है और जिनका टोटल इनकम 50 लाख से नीचे है, सैलरी पर्सन के लिए। ठीक है, मेनली ITR 1 हम लोग सैलरी और पेंशन वाला लोग के लिए फाइल करते हैं। तो एक तो हो गया अपना सैलरी, दूसरा है पेंशन, थर्ड है कि एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम। जैसे कि सपोज कर लो कि आपका घर है, आप रेंट पे दे के रखे हो, तो वहां से इनकम आप जनरेट कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, लेकिन एक घर होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप कि जैसे आप होम लोन लेके रखे हो तो आपको होम लोन का डिडक्शन लेना है हाउस प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए लेकिन एक होना चाहिए, एक ही प्रॉपर्टी, वही लोग इसमें ITR 1 में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है कि हम लोग कोई लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग ITR 1 का नॉर्मली वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम को दिखा सकते हैं, या जो होम लोन का इंटरेस्ट जो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन लेते हैं वो दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स। अदर सोर्स इनकम क्या होता है, जैसे हम लोग बैंक में जमा करते हैं तो FD का इंटरेस्ट हो गया, सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट हो गया, ट्यूशन फीस वगैरह कहीं पढ़ा दिए हैं छोटा मोटा, वहां से जो इनकम हुआ वो आ गया है। ठीक है, ये सब मेनली मेरा अदर सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा एक और आता है एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000। मतलब अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से नीचे का जनरेट हुआ है ना, तो आप ITR 1 में एप्लीकेबल करके आप फाइल कर सकते हो। लेकिन मोर देन अगर 5,000 से ज्यादा हो गया तो हम लोग उसको फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ITR 1 में। अच्छा अब पढ़ते हैं कि ITR 1 कौन फाइल नहीं कर सकता है। जिनका टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा हो गया वो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता है, उनको सिर्फ ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, जो सैलरी पर्सन वगैरह है या अदर सोर्स ऑफ इनकम का है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि बिजनेस इनकम का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे टोटल इनकम का बात हो रहा है, जो सैलरी से अदर सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो गया वो लोग फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर किन्हीं का कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हम लोग कैपिटल गेन पढ़े हैं ना, शेयर से हो गया या म्यूचुअल फंड से हो गया, तो वो लोग भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। जिनका बिजनेस है, प्रोफेशन है, वो लोग ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। जिनका हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा हो वो लोग फाइल नहीं कर सकते हैं। अच्छा कोई अगर डायरेक्टर है कंपनी में या पार्टनर है कोई पार्टनरशिप फर्म में, वो भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए कोई आप कंपनी में डायरेक्टर हो, लेकिन आप कंपनी का रिटर्न का बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपना पर्सनल रिटर्न जब फाइल कर रहे हो ना, तो आप तो कोई कंपनी में डायरेक्टर हो, तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। आप अपना पर्सनल इनकम ITR 2 में दिखा सकते हैं और अपना इनकम जो इनकम टैक्स फॉर्म है वो ITR 2 फाइल करके वहां पे आपको फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपका कंपनी का डिटेल जाएगा, या फिर आप समझ लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो पार्टनरशिप फॉर्म का डिटेल जाएगा। इसीलिए ITR 2 में वो ऑप्शन खुला हुआ है, बट ITR 1 में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ITR 2 में उसको फाइल करते हैं। ओके, अच्छा एक और है, इफ यू हैव हैड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। का मतलब हो गया कि हम लोग कंपनी में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर भी रखते हैं। सपोज कीजिए कोई डायरेक्टर है अगर कोई कंपनी का, उसमें क्या किया अपना इक्विटी शेयर्स भी वो लोग होल्ड करते हैं, तो वो लोग भी ITR 1 नहीं फाइल करेंगे, वो लोग भी ITR 2 फाइल करेंगे और उसमें वहां पे दिखा सकते हैं। तो ITR 1 के लिए जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अगर आपका कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप ITR 1 में नहीं जा सकते हो। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है, ओइंग एसेट इंक्लूडिंग फिनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग साइनिंग अथॉरिटी एनी अकाउंट
लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका सीधा मतलब हो गया कि आपका अगर कोई प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया में, ठीक है, जो आपको इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना पड़ता है, वो आप आईटीआर 1 में नहीं दिखा सकते हो। अच्छा, आप अगर एनआरआई हो तो वो भी आईटीआर 1 में नहीं फाइल कर सकते हो। एनआरआई के लिए भी आईटीआर 2 एप्लीकेबल है। आपका कोई फॉरेन इनकम है, ठीक है, तो भी आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हो, आपको आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, इफ यू आर असेबल विद द रिस्पेक्ट टू द इनकम ऑफ अनदर पर्सन विद रिस्पेक्ट टू विच टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द हैंड ऑफ अदर पर्सन, ठीक है, ये जरूरी है नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अच्छा, उसके बाद है कि अगर आपका टीडीएस 140 सॉरी 194 एन में काटा गया, 140 सॉरी 194 एन जो होता है, वो हम होता है कि कैश विड्रॉ अगर बैंक से हम लोग ज्यादा करते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में बैंक हमारा टीडीएस काटता है। तो उस टीडीएस के लिए हम लोग आईटीआर 1 में नहीं जा सकते, उसके लिए हम लोग को आईटीआर 2 में ही फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा है इफ एनी केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डिफर्ड ऑन ईएसओपी, ये भी सैलरी पर्सन वगैरह लोग का है जिसका कि डिफर करता है, वो लोग इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से कोई लॉस वगैरह है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड हम लोग करते हैं, हम लोग अकाउंट्स में पढ़े होंगे टैक्स में, तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसको। तो हम लोग क्या है ना, आईटीआर 1 में कहीं भी कैरी फॉरवर्ड का जगह नहीं है, तो हम लोग को उसको आईटीआर 2 में दिखाना पड़ता है। तो ये भी पॉइंट मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर मेरा कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से, तो वो लोग हम लोग आईटीआर 1 में नहीं फाइल कर सकते हैं, राइट। इतना तो आप लोग का क्लियर हो गया। अब आईटीआर 2 में जाते हैं हम लोग कि आईटीआर 2 किन के लिए है। तो आईटीआर 2 इज यूज फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ कुछ टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन, दोनों आ सकता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी भी आप आईटीआर 2 में दिखा सकते हो, या एक प्रॉपर्टी है वो भी दिखा सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेम चीज है कि भैया आपका जितना भी है अदर सोर्स इनकम। अच्छा, इसमें एक चीज और बोला गया है कि इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स। विनिंग लॉटरी मतलब हो गया ड्रीम 11 वगैरह होता है ना, इन लोग से अगर आपका कोई कहीं से आ गया, या कोई देखिएगा ऑनलाइन लूडो खेलता है, तो वहां से आप लोग इनकम जो जनरेट करते हो, वो भी आपको आईटीआर 2 में दिखाना पड़ेगा, आईटीआर 1 में नहीं दिखाना पड़ेगा। तो आईटीआर 1 में क्या था, एक्सक्लूडिंग, और आईटीआर 2 में क्या है, इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड रेस हॉर्स का, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, अगर आप कोई कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हो, कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, कोई कंपनी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इक्विटी शेयर में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, तो भी आपका आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, एनआरआई वाला जो आपको बताए थे आईटीआर 1 के लिए कि नहीं था, तो एनआरआई वाला लोग क्या करेगा, आईटीआर 2 में फाइल करेगा। उसके अलावा हम लोग का क्या है, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हम लोग पढ़ते हैं टैक्स में, तो उसका भी हम लोग आईटीआर 2 में ही मेंशन करते हैं। अच्छा, इसमें हो सकता है कि मेरा कैपिटल गेन से लॉस भी हो सकता है या गेन भी हो सकता है। तो दोनों जो अगर है, अगर लॉस हुआ तो हम लोग का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमको उसके हिसाब से स्पेशल रेट टैक्स जो होता है उसमें हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा है हैविंग एनी फॉरेन इनकम, जो बोले ना आपका कि आउटसाइड इंडिया से बाहर फॉरेन में आपका अगर कुछ इनकम वगैरह हुआ है, तो आप यहाँ पे वो दिखा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपका कहीं कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी भूल जाओ, सपोज कर लो कहीं पे आप सैलरी में जॉब कर रहे हो बाहर आउटसाइड इंडिया में हो, ठीक है, लंदन यूके कहीं भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हो, वहां पे आपने इनकम किया, तो वो इनकम हम लोग का एग्जम्प्ट इनकम में इंडिया में कैलकुलेट होता है, ठीक है। और वो टैक्स वहां पे आप लोग का गवर्नमेंट काट लेगा ऑलरेडी। तो उसके लिए हम लोग क्या होगा, हम लोग यहाँ पे आईटीआर 2 फाइल करेंगे, और आप उनका कैलकुलेशन होता है एनआरआई वाला। एनआरआई में अगर आप फॉल करते हो, और अगर आउटसाइड इंडिया में आउटसाइड इंडिया से आपका इनकम हुआ है ना, तो क्या होगा कि वहां से जो इनकम की हो तो गवर्नमेंट वहां ले लिया आपको, और जो इनकम आपका वहां से जनरेट होकर के आया है, और अगर आप एनआरआई में पढ़ते हो तो भी आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता है, जिसमें कि हमको एग्जम्प्ट इनकम दिखाना पड़ेगा कि आउटसाइड इंडिया में कितना कमाए थे, उसका कंट्री का नाम देना पड़ता है, ठीक है, और सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ता है। हो सकता है स्टाइपेंड में भी, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे जाके पढ़ाई करते हैं तो उसको स्टाइपेंड भी मिलता है वहां पे, अगर कोई काम वगैरह किया कोई इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है तो, ठीक है, या फिर जो सैलरी में है वो लोग का है, ठीक है, तो वो वहां पे दिखाना पड़ता है। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो आप आईटीआर 2 में आ सकते हो। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, ओइंग एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग साइनिंग अथॉरिटी एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब वही, अगर आपका एसेट्स वगैरह आउटसाइड इंडिया में बाहर में है, तो आप आईटीआर 2 में उसको फाइल कर सकते हो। 194 एन का जो सेक्शन है, जो अगर कैश विड्रॉ अगर आप ज्यादा करते हो बैंक से, इसका एक लिमिट है, उससे अगर ज्यादा करते हो तो बैंक आपका टीडीएस काटता है, तो वो टीडीएस का क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है, इफ केस पेमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डिफर ऑन ईएसओपी, ईएसओपी में अगर डिफर करते हो तो आपको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा आईटीआर 2। लॉस वगैरह के लिए आपको बोल ही दिया हूँ कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको आईटीआर 2 जाना पड़ेगा। टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, होता क्या है ना,
अगर मेरा 50 लाख से ज़्यादा इनकम हो गया ना, तो अपने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया आपके पास जो एसेट्स है और जो इंक्लूडिंग दिस एसेट जो आपका लायबिलिटी है, वो आप दिखाइए। सपोज कीजिए कि जैसे ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह बोलता है कि आपके घर में ऑर्नामेंट ज्वेलरी कितना है वो दिखाइए, आपके पास कैश कितना है वो दिखाइए, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है वो दिखाइए, आपके अलावा आपके बैंक में कितना पैसा है वो दिखाइए, आपके पास कितना कार है, कार का वैल्यू दिखाइए, ठीक है? और इन सब रिलेटेड जो आपका लोन अमाउंट है, वो भी आप दिखाइए। हाँ, आपका घर है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, फ्लैट वगैरह है, तो उसका डिटेल भी आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है? जिनका 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है टोटल इनकम, उनको ये सब वहाँ पे शो करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और वो फॉर्म में आईटीआर 2 फॉर्म में। चलो ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। अच्छा, आईटीआर 2 कौन लोग फाइल नहीं कर सकता है? दिस रिटर्न फॉर्म शुड नॉट बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल हुज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एलएलपी, कंपनी, एनजीओ, ट्रस्ट एंड अदर्स। तो सीधा-सीधा आप समझ लो ना इसमें कि कोई एलएलपी वाला नहीं भर सकता है इसमें, कोई कंपनी आईटीआर 2 नहीं भर सकता है, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट ये लोग नहीं भर सकता है, या कोई पर्सन ही है जिनका प्रोफेशन इनकम जो है प्रोफेशन से है या बिजनेस से है, वो लोग भी आईटीआर 2 नहीं भर सकता है। तो मेनली मेरा रीजन क्या हो गया, आईटीआर 2 है सैलरी वाला लोग के लिए, अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए, उसके अलावा क्या है हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, ये मेनली चीज आता है इसमें, ठीक है? अब चलो आईटीआर 3 समझते हैं क्या होता है। सीधा सीधी है आईटीआर 3, सिंपल में ये समझ लो कि जो लोग आईटीआर 1 और आईटीआर 2 भरते हैं सैलरी वाला लोग को छोड़ के, आईटीआर 3 मेरा आ जाता है बिजनेस वाले लोग के लिए, कि कोई सपोज कर लो मेरा ही है कोई बिजनेस है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं बिजनेस में फॉल करते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो गया, तो अपने को आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। जिनका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है पर्सन का, वो आईटीआर 3 में फॉल करेंगे। इसके अलावा एचयूएफ वाला लोग भी इसमें फॉल कर सकता है, जिनका बिजनेस कैरी मतलब कोई एचयूएफ के नाम पे किसी का अगर बिजनेस चल रहा है, तो वो भी इसमें फाइल कर सकते हैं आईटीआर 3। अच्छा, इसमें एक चीज और क्या बोला गया है, कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव इनकम। मतलब क्या हुआ है कि प्रिजम्पटिव इनकम में जो फॉल नहीं करता है, वो लोग आईटीआर 3 फाइल करता है। प्रिजम्पटिव इनकम में कौन फॉल करता है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है? अभी आप इतना समझ लो कि बिजनेस प्रोफेशन वाला जितना लोग भी है ना, वो आईटीआर 3 फाइल करता है। इसके अलावा जितनी भी ऑडिट होती है ना, टैक्स ऑडिट होती है, जो इंडिविजुअल लोग का जो भी ऑडिट होती है, वो लोग सब आईटीआर 3 फाइल करेगा। बिजनेस का जितना ऑडिट होता है, बिजनेस का ऑडिट सिंस मतलब कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, उनका ऑडिट का बात कर रहा हूँ। जो टैक्स ऑडिट होता है ना हम लोग का, जिनका टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर जाता है, जो टैक्स ऑडिट में फॉल करते हैं, उसके लिए आईटीआर 3 फाइल करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा क्या बोला है, कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन हुज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिक्वायर्ड टू गेट देम ऑडिटेड। जो अभी वर्ड मैंने आपको बताया कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली और जो ऑडिट करा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वो लोग आईटीआर 3 फाइल करेंगे। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नॉट अदर बिजनेस, कंपनी, एनजीओ या फिर आपका पार्टनरशिप फर्म, इन लोग के लिए नहीं होगा ये, ठीक है? इफ यू हैड इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये भी सेम केस आ गया जो आईटीआर 2 वाला था, कि अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट किए हो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, तो भी आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, द रिटर्न में इंक्लूडेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कोई एक ऐसा पर्सन है जिनको सैलरी से भी पैसा मिलता है, ठीक है? उसके अलावा उनका हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम है और बिजनेस इनकम भी है, तो और अदर सोर्स भी इनकम है। तो ये लोग क्या करेगा, आईटीआर 3 में आ जाएगा। आईटीआर 3 में मतलब सारा इनकम हम लोग शो कर सकते हैं, जो हम लोग का हेड ऑफ जितना भी इनकम है ना, सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ठीक है? उसके अलावा हो गया बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो बिजनेस है इनकम है या लॉस है, वो हो गया। अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी आ गया। इसके अलावा हम लोग को आ जाता है एग्जाम्प्ट इनकम, जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट है, एग्जाम्प्ट इनकम है, एग्रीकल्चर का इनकम है वो एग्जाम्प्ट है, वो भी मेरा आईटीआर 3 में आ जाएगा, ठीक है? चलो, अब हम लोग जानते हैं आईटीआर 4 क्या होता है। आईटीआर 4 और आईटीआर 4 सुगम एक ही है दोनों का, ठीक है? आईटीआर 4 जो है वो छोटा मोटा बिजनेसमैन लोग के लिए है। जैसे कि समझिए कि कोई पान वाला है, उसके अलावा आप सपोज कर लो कोई ग्रोसरी वाला है, जिनका कि टर्नओवर ज्यादा होता नहीं है, साल का 20 लाख 30 लाख है, वो लोग अपना प्रेजेंटिव में इनकम में दिखा के फाइल कर सकता है, ठीक है? जिसका कि यहाँ पे 3 सेक्शन होता है। एक हो गया मेरा 44 एडी, ये हो गया बिजनेस के लिए। 44 एई, ये हो गया ट्रांसपोर्ट के लिए, जिनका कि समझिए कि ट्रक है, ठीक है? जो लोग ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रक हो गया या छोटा हाथी वगैरह जो हम लोग बोलते हैं ना, उनका जो इनकम है उसको हम लोग 44 एई सेक्शन में फाइल करते हैं प्रिजम्पटिव में। मैं बड़ा बड़ा बिजनेस ट्रांसपोर्टर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे वाले लोग का बात कर रहा हूँ जिसका टर्नओवर कम है, ठीक है? उसके अलावा है प्रोफेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम अंडर सेक्शन
44A एक हो गया 44AD बिजनेस, 44ADA प्रोफेशन और 44AE ये हो गया ट्रांसपोर्टर का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला है, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन अप टू 50 लाख, मतलब 50 लाख से नीचे हो सकता है। ठीक है, 50 लाख से ज्यादा वाला नहीं। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी नॉट मोर देन 50 lakhs इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और लॉस टू कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ये लोग भी इधर आ गया। उसके अलावा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हैविंग इनकम नॉट मोर देन 50 लाख एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम लॉटरी एंड रेस हॉर्स। मतलब हो गया क्या है ना कि हम लोग का टोटल इनकम जो है अदर सोर्स का 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लॉटरी और रेस हॉर्स से नहीं होना चाहिए, वो लोग अपना ITR 4 में आ जाएगा। मेनली ITR 4 आप ऐसे समझ लो कि ITR 4 जितने छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग हैं वो लोग अपना फाइल करते हैं। ठीक है, जिसमें से गवर्नमेंट बोला हुआ है कि भैया अगर आपका टर्नओवर सपोज कर लो कि 20 लाख है, तो आप 44AD में 8% से ज्यादा दिखा सकते हो कैश में, अगर आपका कैश रिसीव होता है। और अगर आपका बैंक में रिसीव होता है, ठीक है, तो आप 6% से ज्यादा दिखा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि कोई कैश सेल हम लोग कर रहे हैं जो पूरे साल में कैश में मेरा हो गया सपोज कर लो 20 लाख रुपया कैश सेल ही किए हम लोग, अलग अलग पार्ट में किए हैं, छोटा छोटा अमाउंट करके या ज्यादा ज्यादा अमाउंट करके, और कैश में ही सेल किए हैं। तो गवर्नमेंट बोलेगा भैया प्रेजेंटिव में आप फाइल कर दो, आपका टर्नओवर तो 20 लाख है, आप उसका जो प्रॉफिट है आप 8% से ज्यादा दिखाओ, 8% से नीचे मत दिखाओ, 8% से ज्यादा दिखाओ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। और वही अगर आप 20 लाख रुपया आप सपोज कर लो कि शेयर ट्रांजेक्शन से किए हो, FNO का इनकम, FNO हम लोग का बिजनेस इनकम में आ जाता है। ठीक है, वो समझ लो। या फिर सपोज कर लो, ऐसे समझ लो कि कोई ट्यूशन इंस्टीट्यूट है जो सारा पैसा कैश में ही लेता है, सॉरी बैंक में लेता है, कैश में नहीं बैंक में लेता है। अगर सारा ट्रांजेक्शन मेरा बैंक से हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट वहां पे बोलती है कि भैया आप प्रेजेंटिव फाइल कर सकते हो और 6% से ज्यादा आप दिखा सकते हो प्रॉफिट, 6% से नीचे नहीं जा सकते हो। ये हो गया मेरा सेक्शन कौन सा 44AD के लिए। और 44ADA हो गया मेरा प्रोफेशन, 44ADA प्रोफेशन। प्रोफेशन इनकम क्या हो गया मेरा, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर MBBS का हो गया, एडवोकेट LLB का डिग्री हो गया, ये लोग हो गया मेरा प्रोफेशन। प्रोफेशनल इनकम में ये लोग अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगे। और इनके लिए गवर्नमेंट क्या बोला है ना कि भैया आप ना सर्विस इनकम दे रहे हो। अब देख लेना, प्रोफेशन वाले लोग जितने ना वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन लोग के लिए गवर्नमेंट बोला है कि भैया आपको 50% से ज्यादा इनकम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर आप पूरे साल में 10 लाख रुपया का आप सपोज कर लो रिसीव किए हो पैसा आप, ठीक है, 10 लाख रुपया अगर आपका सेल हो रहा है सर्विस से, तो भैया आपको 50% से एवब दिखाना होगा प्रीजम्पटिव में। 50% से नीचे नहीं दिखा सकते हो प्रॉफिट, 50% से ज्यादा प्रॉफिट दिखाओ तभी आप प्रीजम्पटिव में जा सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो ITR 1 2 3 4 क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ITR 4 कौन लोग फाइल नहीं कर सकता है। जिनका 50 लाख से ऊपर इनकम होगा वो लोग नहीं करेगा। जिनका हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हुआ वो लोग नहीं कर सकता है। फॉरेन एसेट जिनके पास है वो लोग नहीं कर सकता है। जिनका आउटसाइड इंडिया में बाहर में अकाउंट है वो लोग नहीं कर सकता है। आउटसाइड इनकम इंडिया से बाहर जिनका इनकम होता है वो लोग नहीं कर सकता है। डायरेक्टर हो अगर आपका कोई कंपनी में, पार्टनरशिप फॉर्म में हो कोई पार्टनर, वो भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर कहीं आप अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए हो ITR 4 नहीं कर सकते हो। आप अगर NRI हो तो भी आप नहीं कर सकते हो। फॉरेन इनकम अगर आपके पास है तो भी नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट है। उसके अलावा बोला हुआ है यहाँ पे, इफ यू आर एसेबल टू रिस्पेक्ट ऑफ इनकम of another person in respect of which tax is deducted at hand of other person। एक पर्सन का दूसरे पर्सन का इनकम जो है वो भी यहाँ पे जो दिखाते हैं उसमें यहाँ पे नहीं आएगा वो लोग भी। ठीक है, और अगर आप लोग का कोई लॉसेस है उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो ITR 4 में। ठीक है, ये मेनली हो गया मेरा ITR 4 कंप्लीट। अच्छा, ITR 5 क्या है? ITR 5 सिंपल है, ITR 5 और 6 बहुत ईजी है इतना समझने के लिए। ITR 5 जो है पार्टनरशिप फार्म वाला लोग के लिए है, LLP के लिए है, AOP के लिए है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI के लिए है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन AJP इन लोग के लिए है। ठीक है, उसके अलावा स्टेट ऑफ डिसीज्ड, उसके अलावा है असिस्ट ऑफ इंसॉल्वेंट बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब ITR 5 आप इतना समझ लो कि इतना आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। सिंपली आप माइंड में रख लो कि ITR 5 है मेरा पार्टनरशिप फार्म लोग के लिए और LLP के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप फार्म, LLP, AOP, BOI, इतना याद रखो काफी है। ठीक है, इसके अलावा जो दिया हुआ है AJP, स्टेट ऑफ डिकीज, ये सब इतना आता नहीं है। मेनली मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पार्टनरशिप फार्म ही दिखने को मिलेगा, LLP ही दिखने को मिलेगा, AOP और BOI, इतना ही दिखने को मिलता है ज्यादातर 90% केसेस में। तो ITR 5 हम लोग इसी में फाइल करते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ITR 5 कौन लोग फाइल नहीं कर सकता है, तो ऊपर वाला लोग जो है वो लोग आप दिखा दो कि ITR 1 2 3 4 जो लोग फाइल नहीं कर सकता है वो लोग ITR 5 नहीं कर सकता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। क्योंकि ITR 5 मेनली बोलता है भैया आप लोग पार्टनरशिप फार्म है जिनका और एलपी है वही लोग करो। ITR 6 कौन लोग करता है, ITR 6 सिर्फ कंपनी वाला लोग है। ITR 6 कंपनी के अलावा और कोई नहीं करता है। तो जितनी भी कंपनीज है सब ITR 6 फाइल करती है, बस इतना आप माइंड में रखो। इसके अलावा ज्यादा कुछ अपने को नहीं रखना है माइंड में, ठीक है। अच्छा, ITR 7 क्या है? ITR 7 है एनजीओ वाला लोग के लिए, एनजीओ ट्रस्ट ये लोग जो होता है ना, इन लोग के लिए है ITR 7, बस इतना ही याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा और आप ज्यादा याद मत रखो, ठीक है। और आज क्लास इतना तक रखते हैं, आप लोग समझो। अगर कोई क्वेरी होता है तो मैं आप लोग क्वेश्चन करो मुझसे, डिटेल में पूछ सकते हो, नंबर है मेरा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा मैं अगर इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा सारा तो आप लोग का आउट ऑफ माइंड हो जाएगा ज्यादा। अभी रिसेंटली एग्जाम है तो फोकस करो कि जो आप लोग का एग्जाम में आने वाला है वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलो गाइस, आज के लिए क्लासेस इतना रखते हैं, ऑल द बेस्ट।